अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज मुल्क की सियासी मंजरनामे पर हलचल है। जो लोग जानते हैं, आजम खान है एक शख्स, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। 17 जून से वो अपने घर से लापता थे। कहा यह जा रहा था कि शायद उनको कोई नामालूम अफराद उठाकर ले गए हैं। एक FIR दर्ज की गई, उनकी खोज की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं हुई। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस उनको ढूंढने में नाकाम रही। उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया और ये कहा, जवाब मिला कि आज़म खान साहब जो हैं उनके वेयर अबाउट्स नोन नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो इस हवाले से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, लेकिन आज यकायक कुछ यूँ हुआ कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू की और एक समरी सामने आई मुबैना तौर पर उस 164 के बयान की जो आज़म खान साहब ने, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया है। और उस बयान में जो उन्होंने जो कुछ कहा, उससे एक मरतबा फिर वो जो साइफर की स्टोरी थी, आपको याद होगा कि 27 मार्च 2022 एक कागज़ अपने हाथ में लहराया था उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड पर खड़े होकर, और उन्होंने ये कहा था कि ये वो ख़त है जिसमें उनको हटाने का कहा गया है, एक साजिश हो रही है। वो साइफर की स्टोरी जिसके ऊपर एक बयानिया बना और वो बयानिया इतना पॉपुलर हुआ कि उसने सब कुछ रोन दिया। तमाम रियासती इदारों उनके बयानिए को ओवरकम किया, उसको ओवरशैडो कर दिया। तमाम सियासी जमातें उस बयानिए के सामने बेबस थीं। अब आज़म खान साहब को जो लोग जानते हैं उनके इल्म में होगा, और जिनको इल्म नहीं है उनको मैं ये बता दूं कि एक बहुत ही पावरफुल ब्यूरोक्रेट तस्वुर होते थे इमरान खान के दौर में, और वो वक्त था जिस वक्त बड़े बड़े वफाकी वज़रा जो हैं उनकी भी नहीं चलती थी आज़म खान के सामने। आज़म खान वॉज द गेटवे टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एट दैट टाइम। ये कहा जाता था कि वो दरवाज़ा है, और आज़म खान साहब के हवाले से कि वो इस किस्म का कोई बयान देंगे, ये ज़ाहिर है कि एक बड़ी अचंभे की बात थी। लेकिन बहरहाल बयान आया और वो जो बयान की समरी हमारे सामने मौजूद है उसके चंद चीदा नुकात आई एम श्योर के ऑलरेडी आपके सामने होंगे, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन कि मैं उसको सारे को रिपीट करूं। लेकिन उस बयान की बुनियाद पर, मुबैना तौर पर उस बयान की बुनियाद के ऊपर जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने ये कहा कि अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको गिरफ्तार करके इस साइफर को बरामद करना ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या फरमाया, सुनिए। साइफर की बुनियाद पे ड्रामा एक ढोंग रचाया। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना और फिर उसको अपने प्राइवेट पोजीशन में लेना, इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। एक और वफाकी वजीर का दर्जा रखने वाले अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अताउल्लाह तारड़ क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बयान आ जाने के बाद न्याजी के खिलाफ फिलफौर ट्रायल जो है वो चलवाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने न्याजी साहब की हद तक एक स्टे ऑर्डर दे रखा था जिसमें यह दर्ज था कि न्याजी साहब के खिलाफ साइफर के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं होगी। पीर वाले दिन वो स्टे ऑर्डर कोर्ट ने वापस लिया है। साइफर का लहराना, साइफर का अपने कब्जे में रखना, साइफर को गुमा देना, यह पाकिस्तान की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं, इनको अब इनका बचना मुश्किल है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जिस वक्त ये साइफर का सारा मामला सामने आया था, तो आज जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई कर दी जाए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, फला मुकदमा चलाया जाए, ये सारी गुफ्तगू की जा रही है, मुतालबात हो रहे हैं। और हुकूमत ने भी अजीब व गरीब सफ़र तय किया है। पहले ये कहा कि कोई साइफर है नहीं, फिर ये कहा कि साइफर में फला चीज़ नहीं है, फिर ये कहा कि इस साइफर को जिस तरीके से बयान किया जा रहा है वो नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये दावा
दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो एक जाली सारा मामला था, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, सब कुछ यहीं पर इस्लामाबाद में बनाया गया, वॉशिंगटन से तो कुछ आया ही नहीं। लेकिन इस हवाले से मैं आपको सिर्फ चंद दो अशखास हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनकी गुफ्तगू जो साल 2022 में की गई, उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या कहा था इस साइफर के मामले पर, सुनिए। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमांड दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर, और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के फ्लोर पर खड़े हुए, उन्होंने जो साइफर के मुतल्लिक गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्या थी वो भी सुन लें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूं विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया। ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कह रहे हैं कि मैं मुकम्मल अथॉरिटी के साथ ये बात बता सकता हूँ, तस्दीक कर सकता हूँ कि जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो ख़त लिखा उसमें यह कहा गया कि धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। आज इस स्टोरी के सरफेस होने के बाद बहुत ही अहम सवालात इस वक्त सामने आ चुके हैं। उन सवालात के साथ आज की डिबेट का आगाज़ करेंगे। आई हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक, माहिर कानून हैं, आप इनको जानते हैं। स्टूडियोज़ में ही मेरे साथ मौजूद हैं मतीन हैदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर जो इनका फोटे है, जो इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है फॉरेन ऑफिस और डिप्लोमेटिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स की कवरेज, वाइडली ट्रेवल्ड, और इस सारे साइफर वाले मामले पर डे टू डे इन मामलात के ऊपर ये रिपोर्ट करते रहे हैं। बड़े इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, इस हवाले से इनसे भी बात होगी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ एंड लेटर ऑन जाहिर है कि हमें आज प्रोग्राम में एम्बेसडर अब्दुल बासित साबिक सफ़ीर हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं आज जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो करने जा रहा हूँ जुल्फ़िकार बदर साहब से। तर्जुमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं। अब ये मामला सारा फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड है। जुल्फ़िकार बदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा कि ये मामला आपके चेयरमैन की वजारत से रिलेटेड है। ये ख़त जिसकी बात की जा रही है, ये साइफर जिसकी बात की जा रही है, ये इस वक्त के जो सिटिंग सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद साहब, उन्होंने लिखा था वाशिंगटन से। वो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा हैं, बिलावल भुट्टो की वजारत में वो मौजूद हैं। तो इस सारे मामले पर जितनी बेहतरीन तरीके से रोशनी असद मजीद साहब या आपके वज़ीर खारजा डाल सकते हैं, आज़म खान साहब के बयान की तो ज़रूरत ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है आज का साइफर के हवाले से, और ये जो डेवलपमेंट हुई आजम खान साहब के बयान के बाद 164 का जो इन्होंने बयान दिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसके अंदर बिल्कुल वजीर खारजा हैं, और असद मजीद साहब जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो उस टाइम पे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफीर थे। बिल्कुल सेम सब्जेक्ट है, सेम मिनिस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर आपको लेके जाना चाहूंगा कि जिस टाइम पे ये साइफर वाला मामला हुआ उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के फॉरेन मिनिस्टर थे, और इमरान खान साहब उस टाइम पे वजीर आजम थे, जिन्होंने ये जो साइफर वाला मामला जो है इसको छेड़ा और इसको जो है बाहर निकाला, और इसके ऊपर पॉलिटिक्स की अपना नरेटिव बिल्ड किया एक झूठ के ऊपर। तो उस टाइम पे असद मजीद खान साहब ने, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बयान किया। एक चीज मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शेयर करना चाहूंगा कि असद मजीद खान साहब इज अ ब्यूरोक्रेट जिनकी डेवलपमेंट सिर्फ फॉरेन ऑफिस के अंदर हुई है, एंड ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट।
वो फॉरेन ऑफिस के अंदर उन्होंने दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों के अंदर वो सफीर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन में रहे हैं। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफीर रहे हैं और अब सेक्रेटरी खारजा है। और ये जो साइफर वाला मामला होता है, इसको दिस इज अ वेरी सीक्रेट और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, जिसको आप कहीं पे जो है पब्लिकली आप इसको अनाउंस नहीं कर सकते, इसको आप उसकी बाहर बता नहीं सकते कि इसका क्या कंटेंट है और क्या मामला है। दिस कम्स अंडर द सीक्रेट एक्ट। और ये सारा मामला जब हुआ, आपने अगर 164 का बयान आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये मामला स्टार्ट ही इमरान खान साहब ने किया था, जब ही आस्क्ड फॉर द साइफर और वो सारी चीजें उनको उस वक्त के आजम खान साहब उनके सेक्रेटरी टू पीएम ने बात बताई और उनसे वो फिर साइफर इमरान खान साहब ने ले लिया। अब फिर लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि जी आई हैव लॉस्ट दैट डॉक्यूमेंट, मैंने वो डॉक्यूमेंट लूज कर दिया है। तो वो ये देखें, ये सारा मामला दिस वाज ऑल प्री प्लान और ये मेला फाइडी इसके अंदर इन्वॉल्व थी इमरान खान साहब की। और उस टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर अपना एक नैरेटिव बिल्ड करना था पब्लिक के अंदर और वो बिल्ड किया। अब इस सारे मामले को अगर मजीद जो अगर आपने जुल्फिकार साहब पॉलिटिशियंस जो हैं वो चीज़ों को पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों का यूज़ होना बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आई विल कम अप विद अ फॉलो अप क्वेश्चन, आप मेरे साथ रहिएगा। बैरिस्टर साहब, 17 जून से एक बंदा गायब है, 164 का बयान आ जाता है, कोई मुकदमे का पता हो किस मुकदमे में, जाहिर है कि ये जो 164 का बयान है ये किसी FIR के बाद एक प्रोसेस होता है, उसमें मजीद लोग भी नामजद होते हैं, कोई तफ्तीश होती है, उसको बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है। ये एग्जैक्टली ये हुआ क्या, ये ज़रा हमें समझाएं। मुज़क्का खेज़ बात है कि FIR के बाद ना, FIR के बाद क्या होता है, उसका रिमांड किया जाता है। रिमांड के बाद वो कहता है जी आई वांट टू कन्फेस। मेरे पास ना इन्फॉर्मेशन है FIR की, ना किसी मुकदमे की, ना वो किस अदालत में पेश हो रहा है। 1 महीने से एक बंदा गायब है। देखें, आपने ईसा नकवी एक आपने काम करना है, आपने जो भी किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है वो आप कार्रवाई करें, लेकिन अपने कानून आइन का मजाक ना उड़ाएं। आप मजाक उड़ा चुके हैं और मजाक भी किस हद तक उड़ा चुके हैं कि इट डज नॉट मेक सेंस कि हर बंदा कह रहा है जी उनके 164 का बयान हमारे सामने है, किसी के पास FIR नहीं है। मेरा ख्याल है 164 के बयान भी किसी के सामने नहीं है, ये एक अंग्रेजी में लिखी हुई समरी है, A से लेके J तक इसमें पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को आप ये कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर उस 164 के बयान की ये एग्जीक्यूटिव समरी है, आप इसको करार दे सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इवन 164 का बयान है। पॉइंट ये है ना, देखें ऊपर नीचे बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरा तो कहने का मकसद ये है कि जिस बंदे ने जो जुर्म किया है आप उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ प्रोसीड करें, लेकिन कोई भी हमारे कानून और आइन के अंदर अगर आपको प्रोटेक्शन डिफेंस को मिली हुई है तो उनको वायलेट ना करें। ये तो आपको बहुत ज्यादा मजाक लग रहा है ना कि नो वन इज अवेयर ऑफ द FIR। किसी बंदे को पता नहीं है कि किस मैजिस्ट्रेट के सामने गया है, मैजिस्ट्रेट के पास आपने FIR से पहले ही आप उसको पेश कर रहे हैं। अगर FIR की है तो उसके बाद आपने रिमांड के लिए अप्लाई किया है, आपने अरेस्ट किया है। 1 महीने से एक बंदे का पता ही नहीं है किसी को, और अचानक वो बंदा आके 164 का बयान देके चला जाता है। या फॉर दैट सेक, ये क्या पता कल इनके ऊपर बात आ जाए, वो बंदा कह दे मतीन ऐसा, वो कल ये कह दे कि जी मैंने बयान नहीं दिया। जी सही बात है। मुझे मज़ाक़ खेज बात लग रही है। आपने किसी के खिलाफ भी एक्शन लेना है तो खुदारा इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्शन लें, आपको कोई नहीं रोक रहा। अभी वैसे मुतलकुल अनान है। मैं आपको बात बताऊं सर, मैं वकील हूं, टैक्स देने वाला वकील हूं। मुझे आज अपनी कमाई पे शक होने लग पड़ा है। मैं हर महीने 5-7 लाख रुपए एज ए वकील टैक्स देता हूं। आज मुझे शक होने लग पड़ा है कि मैं किस जुडिशियल सिस्टम में ऑपरेट कर रहा हूं जहां किसी चीज की मंतक ही नहीं है। प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करते, कानून को आप फॉलो नहीं करते, आइन को आप फॉलो नहीं कर रहे, और हमें ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही हैं कि हम क्या करेंगे आगे, ये चीज कहां तक आप लेके जाएंगे। आपने कानून के मुताबिक किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो आप लें, लेकिन मजाक ना बनाएं। सही। मतीन हैदर साहब, आज की ये जो डेवलपमेंट है, मोहम्मद आजम खान साहब का मुबैना वो बयान जो 164 का बयान है,
इसने ये जो साइफर वाला मामला है, इसके ऊपर अब जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वाकई ही इसकी तफ्तीश करनी है, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, इसके लिए किस किस को शामिल करना पड़ेगा इस साइफर वाले मामले में? जी बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब साहब ने भी बड़ी अहम बातें की और जो ब्रदर्स जुल्फ़िकार बदर साहब हैं उन्होंने भी, आपके भी सवालात बहुत तनकीदी थे। इसमें यकीनी तौर पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह आजकल वो मुख्तलिफ कोर्ट्स के सामने आ रहे हैं, लेकिन उसी में हमें ये भी देखना है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से कुछ एप्लीकेशंस, कुछ खतूत ऑलरेडी लिख रखे हैं टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मौजूदा प्रेसिडेंट को भी लिखा था कि इस सारे अहम मामले के ऊपर जो है वो तफ्तीश की जाए। तहकीकात तो हुई नहीं, लेकिन आज ऑल ऑफ ए सडन फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू देन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है। इसके अगर हम कंटेंट्स देखें तो ये जिसे कहते हैं किसी धमाके से कम नहीं है, धमाका खेज बयान है। और जिस तरह हमने माजी में इंतहाई अहम तरीन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मामनीन को उनसे जुदा होते हुए देखा है, ये इमरान खान साहब के राजो न्याज और तमाम ऑफिशियल डील्स जिसे कहते थे एक ट्राइका उस वक्त का, उसका ये पार्ट थे। और आपने ओपनिंग में सही कहा था, गेटवे टू इमरान खान थे। तो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वो साइफर लाए इनके पास, इन्होंने और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने और शाह महमूद कुरैशी ने बैठ के इसको डिस्कस किया। हर चीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ करते थे। ये बहुत बड़ा तहलका खेज स्टेटमेंट है, अगरचे के वजीर दाखिला ने कहा है कि ये चार्जशीट है और अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तीन चीजें, एक तो साइफर मिसिंग है, दूसरी चीज है इसके लिखने वाले आज सेक्रेटरी खारजा हैं डॉक्टर असद मजीद खान, कहीं मुल्क से बाहर नहीं है, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। आजम खान को शामिल तफ्तीश किया जाए और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी, आज के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये उस वक्त के सफीर थे जिनके हाथ से ये तहरीर है बिल्कुल। और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद को, और यकीनी तौर पे जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की असल क्या चीज थी। और ईसा साहब बिल्कुल आपने सही कहा, सबसे टॉप की आप वो साइफर कहाँ है, इतनी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फॉरेन सेक्रेटरी को, DGI को और आर्मी चीफ को इसकी कॉपीज जाती हैं, डी कोड होती है। और क्विकली मैं ये बताता चलूं, इसमें एक नॉर्मल सा जिक्र था डोनाल्ड लू और डॉक्टर असद मजीद खान के दरमियान कन्वर्सेशन थी, जिसमें डोनाल्ड लू साहब कुछ क्रिटिकल थे साबिक वजीर आजम की हुकूमत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में। क्रिटिकल नहीं थे उसमें, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो हम तक पहुंचे हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ है, वो लैंग्वेज बिल्कुल अनवर्दी ऑफ अ डिप्लोमेट है कि वो किसी और सॉवरेन स्टेट के वजीर आजम के मुतल्लिक ये गुफ्तगू करे और कहे कि इसकी मौजूदगी में हमारे ताल्लुकात, दैट कम्स लेटर। जुल्फिकार बदर साहब, आप जरा मुझे बता दीजिए कि ये जो तरीकाकार है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी जरूरी है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी जरूरी है, जाहिर है कि ये एक ऐसा मामला है जिसपे आपका ये क्लेम है कि उनके पास साइफर की कॉपी मौजूद है, वो बरामद करनी है और ये जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हुई, लिहाजा उनके खिलाफ एक्शन होना है। लेकिन इस सारे मामले में जो अलकादिर ट्रस्ट केस भी है, वहां पर भी हमें यही नजर आता है कि आप इंप्लीकेट जिस शख्स को कर रहे हैं उसमें जो दूसरा मेन कैरेक्टर है उसको तो आप नाम भी नहीं लेते, आप कहते हैं प्रॉपर्टी टाइकून। मलक रियाज का नाम मैंने नहीं सुना, अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरी स्क्रीन हाजिर है, आप जरा आज दिल जीतने सकते, आप जिक्र कर दीजिए। मलक रियाज साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो दूसरा शख्स है उसका कहीं नाम निशान नहीं आता, मीडिया भी प्रॉपर्टी टाइकून कहकर चलाता है, तो मलिक रियाज साहब का वहां पर नहीं आता। और यहां पर आजम खान, इमरान खान तक अगर महदूद रखेंगे तो इसके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? असद मजीद को, साबिक सेक्रेटरी खारजा को, तमाम लोग जो उस वक्त इन्वॉल्व थे, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग में बैठे थे, उनके बयानात के बगैर इस सारे मामले को आप किस तरह मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं? ईसा साहब, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर आपने एक सवाल नहीं, दो तीन मुख्तलिफ कर दिए। पहली चीज ये है कि ये जो साइफर वाला मामला है, इसके अंदर एक कमीशन ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर मल्टीपल लोग इसके अंदर बैठे हों और वो इसके अंदर प्रॉपर इंटेरोगेट करें, इन्वेस्टिगेट करें इन लोगों को जो कि उस टाइम पे इन पोजीशंस में बैठे हुए थे। क्यों ये मुल्क की इंटेग्रिटी का मामला है, इसके अंदर आपका मेरा कोई रोल नहीं है, हुकूमत में कोई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटेग्रिटी का मामला है, इसको बिल्कुल इंटेरोगेट करना चाहिए। और जो जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो उस टाइम के अमेरिकन पाकिस्तानी सफीर थे अमेरिका के अंदर, या सेक्रेटरी खारजा थे, शाह महमूद थे साहब थे, या खान साहब थे,
इन सबको और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन सबको जो है ना अकेले में बैठ के प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो करनी चाहिए और इनको बिल्कुल जो है किसी किस्म की रियायत गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। इनसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मामला लें ताकि मामला आए। मामला रह गया अल कादिर ट्रस्ट का। देखिए अल कादिर ट्रस्ट के अंदर तो केस चलता ही है कि मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा वो केस है क्या। मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट के बगैर तो मामला आगे चल ही नहीं सकता। देखिए इसके अंदर भी मलिक साहब देखिए आज जरूरी नहीं है कि मलिक साहब आके बता सकते हैं और मलिक साहब बहादुर आदमी है जो सिटिंग चीफ जस्टिस से आके उनके बेटे के खिलाफ आके वो दे सकते हैं। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं है अल कादिर ट्रस्ट का। तो मलिक साहब तो आके बिल्कुल इसके अंदर अपनी सफाई और मामला दे सकते हैं। फिर मामला अल कादिर ट्रस्ट तक नहीं रहता, मामला फिर तोशा खाना पे भी जाता है, फॉरेन फंडिंग में भी जाता है। सही जुल्फिकार बदर साहब, जुल्फिकार बदर साहब फिर तमाम केसेस को हमें फिर थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। आपकी जो वजाहत है इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एम्बेसडर अब्दुल बासित भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अब आएंगे हम उस असल मामले की तरफ जो इस बयान के जरिए इस वक्त पूरा तासुर मौजूद है, वो किस हद तक जरूरत है। आफ्टर द ब्रेक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमें साबिक सफीर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डिसाइफर के नाम से प्रोग्राम करते हैं ABN न्यूज़ पर ऑन द वीकेंड्स। बासित साहब वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हम साइफर डिस्कस कर रहे हैं, डिसाइफर से हम साइफर की तरफ आ जाते हैं। ज़रा हमें समझाइए ये जो आज आज़म खान साहब का मुबैना तौर पे 164 का बयान है जिसकी एक समरी सर्कुलेट कर रही है अंग्रेजी ज़बान में, आई एम श्योर कि आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसके मंदरजात भी आपने देखे होंगे। अब इस साइफर वाले मामले पर मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप उन लोगों में से हैं जिनके पास कुछ ना कुछ फर्स्ट हैंड एंड वेरी सेकेंड हैंड जो सिचुएशन है उसका आपको इल्म है। रहनुमाई फरमाएं कि जो आज़म खान साहब का बयान है, इस बयान ने कोई पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है या ये हुकूमत ने एक मरतबा फिर साइफर की डिबेट छेड़ के अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है? बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी अपनी समझ और सोच की बात है। आज़म शेकिंग बात नहीं की, ये सारी वही बातें हैं जो पहले से ही हमें मालूम थी और इसी के इर्द गिर्द हम पहले भी बहस कर चुके हैं। तमाम चीज़ों को हम अपने नाज़रीन के साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं। 2-3 पहलू इसके अहम है मेरे हिसाब से, जिसका आज़म खान ने शायद जिक्र किया भी है और कुछ बातों का नहीं किया। पहले तो जैसे आप भी जानते हैं कि 7 मार्च को ये मुलाकात होती है एम्बेसडर डोनाल्ड लू और हमारे सफ़ीर के दौरान, और फिर दरमियान होती है और फिर ये 8 मार्च को हमारे सफ़ीर साइफर मैसेज भिजवाते हैं और उसी साइफर मैसेज में वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और ये एक लिहाज से हमारे मामलात में इंटरफेरेंस है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने को एक डिमार्च पेश करें, उनके साथ प्रोटेस्ट करें। अब ये मामला 8 मार्च तक रहता है, कोई हम नहीं देखते कि इस पर कोई स्टेप किसी ने लिया हो और ये मामला फिर आ जाता है 27 मार्च तक। तो ये जो गैप है बीच में, मेरे लिए एक मुअम्मा है कि अगर इतना ही मामला सीरियस था तो उस वक्त फौरी तौर पर डिमार्च क्यों नहीं किया गया, और जो हमारी सफ़ीर ने भी रिकमेंड किया। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस दौरान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी OIC समिट भी हुई जिसमें एक अमरीकी वफ्द भी आया हुआ था लेड बाय अंडर सेक्रेटरी अजरा ज़िया, वो भी यहाँ पे थी। अच्छा, उनकी मुलाकात भी होती है हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ, बड़ी ज़बरदस्त कुरैशी साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात होती है। उसका प्रेस रिलीज आप पढ़ें तो यूं लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका तो आगे की जाने बढ़ रहे हैं। अगर ये कोई मामला इतना ही संगीन होता जिस तरह के 27 मार्च को हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, तो फिर उस मुलाकात का मुझे तो कोई मंतक समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आपने अपने नाराज़गी का इजहार करना है तो फिर आप अंडर सेक्रेटरी से हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड नॉट बी लीडिंग द डेलीगेशन फ्रॉम आवर साइड, फिर तो आप उसको और डाउनग्रेड कर दें। लेकिन बासित साहब, किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हमारे एम्बेसडर से ये रिक्वेस्ट करना, मैं मीटिंग के लिए आना चाहता हूं, फिर एक और असिस्टेंट सेक्रेटरी के साथ उसका हमारे सफारत खाने आना, हमारे सफ़ीर के साथ मुलाकात करना और उसमें ये कहना कि आप अपने DA को भी बुला लें और नोट टेकर्स को भी बुला लें, वहाँ पर गुफ्तगू करना और ये कहना कि ये जो गुफ्तगू है इसको पहुँचाया जाए, रावलपिंडी भी पहुँचाया जाए। ये आपके इल्म में है कि इस किस्म की बात हुई,
आप ही ने हमें बताई, ये सब कुछ करना और उसमें ये गुफ्तगू करना कि एज लॉन्ग एज इमरान खान इज प्राइम मिनिस्टर हम हमारे ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ सकते, हम आपके साथ डील नहीं कर सकते। डोंट यू थिंक इट्स अ ब्लेटेंट एंड डायरेक्ट इंटरफेरेंस पाकिस्तान के मदाखलत एक सॉवरन स्टेट के मामलात में, अंदरूनी के वहां कौन हुकूमत में होगा कौन नहीं होगा, ये मदाखलत तो है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस लिहाज से तो उनकी एक बिल्कुल साफ नजर आता है, क्योंकि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि हम पीटीआई की हुकूमत के साथ काम हमारे लिए करना मुश्किल हो जाएगा। अब उसको आप कॉन्स्पिरेसी का नाम दें या अपनी जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जब तक लोकल प्लेयर्स अवेलेबल ना हो, अमेरिका की ख्वाहिश तो कुछ भी हो सकती है, उस वक्त तक मामलात आगे चल नहीं सकते। तो ये तो एक अलग बहस है। अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो, और ये जो थी एक लिहाज से अगर आप कह सकते हैं कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस एंड डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, तो हमने डिमांड कर दिया। यही सही। एक बासित साहब मैं आपके पास ना वापस आता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। मुझे सिर्फ एक जुमले में जरा ये कंफर्म कर दीजिएगा कि ये जो आपके सामने कोई साइफर आता है, आपके सामने कोई ऐसा कोडेड मैसेज आता है जिसके ऊपर टॉप सीक्रेट लिखा होता है या ओनली फॉर योर आइज लिखा होता है, अगर आप उसको लीक कर दें, पब्लिक डोमेन में ले आए, तो कितना संगीन जुर्म है? ये संगीन जुर्म है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा संगीन जुर्म है। और दूसरा संगीन जुर्म ये भी है कि अगर आप उसी फोटो स्टैट करते हैं, क्योंकि जो साइफर को जो रूल्स गवर्न करते हैं उसके तहत आप उसकी कॉपी भी नहीं कर सकते फोटो स्टैट। ये अलग बात है कि अगर, क्योंकि ये जो साइफर मैसेजेस का हम जिक्र कर रहे हैं ये सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरीज की आइज के लिए था। अब आया उन्होंने एक नंबर्ड कॉपी करके आजम खान साहब को दी, वो क्या किस तरह कॉपी दी, और जो कॉपी इमरान खान साहब के पास थी, प्राइम मिनिस्टर के साहब के पास आया, वो नंबर्ड कॉपी थी कि वैसी फोटो स्टैट थी, ये तो नहीं हमें मालूम, मुझे कम से कम नहीं मालूम। सही। बासित साहब I'll come back to you। बासित साहब I'll come back to you। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो सारा मामला है इसके ऊपर खान साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? सबसे पहले तो इन्होंने ये डिसाइड करना है ना कि उन्होंने चार्ज क्या लगाना है। अभी तो इन्होंने दे हैव नॉट इवन डिसाइडेड कि उन्होंने एफआईआर में लिखना क्या है। एफआईआर में लिखेंगे तो फिर हम डिसाइड, हम अभी उनको क्यों आइडिया दें कि जी आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि द गवर्नमेंट दे नीड टू बी क्लियर, उन्होंने करना क्या है। 164 का बयान है, एफआईआर से पहले वो किसी का दिलवा रहे हैं, तो ये तो प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। अब उन्होंने ये देखना है कि उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट लेके चलना है या इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलना है। देखें, वो बादशाह साहब ने कह दिया कि आप उसकी कॉपी तक नहीं करा सकते, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इट वाज मेंट टू बी फॉर समवन, आपने आगे लेके गए हैं, सो यू हैव कमिटेड सम एरर, आपने कोई एक्ट किया है जिसको आपको पनिश करना है। बट हुकूमत को इस चीज का इदराक तो होना चाहिए कि उन्होंने एफआईआर में लिखना क्या है, एफआईआर में कहना क्या है, एफआईआर में किस किस को इन्वॉल्व करना है। देखें ना, आपने प्रोसीजर को फॉलो करके किसी को आगे आपने लेके चलना है। मैं तो जातियों पर कह रहा हूं कि वो बासी साहब कह रहे हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने जो कुछ भी करना है उन्होंने इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ जब वो करेंगे तो देखें ना, आपने इसको जब ये जो आज का उनका एक्ट है कि बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं एंड दे आर नॉट मेकिंग सेंस टू एनीवन। एक बंदा कह रहा है कि जी हम इनका बचना मुश्किल हो गया है, दूसरा बंदा ये कह रहा है कि हम इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत करेंगे। और मेरे भाई, अगर आपने 164 का बयान ले लिया है तो आपने कोई एफआईआर काट दी होगी, वो एफआईआर लोगों के सामने लेके आए। आप लोगों को ये बताएं कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने आपने 164 का बयान दिया है वो मैजिस्ट्रेट किधर है, उसके पास मुकदमा नंबर कौन सा है, उस 164 के बयान से पहले आपने रिमांड अप्लाई किया है या दूसरे बंदे को पता चला है कि एफआईआर कट गई है तो उस बंदे को अगर आपने अदालत में पेश किया तो पहले दिन ही उसने 164 का बयान दे दिया। तो अभी तो इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अभी किसी को बात क्लियर नहीं हो रही कि इन्होंने इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाना है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चल रहा है कि इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट बनाना है। लेकिन अगर आपने इन्होंने केस बनाना है तो दे नीड टू डू देयर होमवर्क प्रॉपर्ली। सही। मतीन हैदर साहब, व्हाट्स योर असेसमेंट कि ये जो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है या यू थिंक कि ये कोई सीरियस मूव है? क्योंकि अपेरेंटली जो इसमें जो समरी भी इसके सामने आई है इसमें ज्यादा फोकस ये नजर आता है कि साइफर को झूठा साबित किया जाए कि कोई ऐसा साइफर था। दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो
साबिक वज़ीर आज़म को टारगेट करना है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, चूँकि जो उस वक्त के वज़ीर आज़म का बयानिया था, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी कौम को कॉन्फिडेंस में लिया, अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट डेवलप किए, एक तो ये उसको काउंटर कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म को जुटला रहे हैं, और जिस तरह के शुएब साहब ने कहा कि ये साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई का जवाज़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें रूल्स, रेगुलेशन, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना किया गया तो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठेंगे। मकसद अल्टीमेटली साबिक वज़ीर आज़म को चार्जशीट करना है, चूँकि बाकी मुकदमात में उन्हें कोई चीज़ मिल नहीं रही, ये वो समझ रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, और इसका कंक्लूजन ये है कि अगर ये इसके अंदर कोई चीज़ साबित करें तो यकीनी तौर पे फिर इसमें गद्दारी का मुकदमा या उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स को जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने और आजम खान ने, और उन्होंने ये तीनों, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है लॉ के तहत, लेकिन जैसे शुएब साहब कह रहे थे उसके लिए एक बेस होनी चाहिए, वो बेस एक FIR होनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट, इसको पूरा रूल्स, रेगुलेशन, कानून के मुताबिक लेके चलेंगे तो तब जाके इसका कल्मिनेशन पॉइंट बनेगा, कोई कार्रवाई साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ हो सके। मुद्दा बहुत सीरियस है, पॉइंट स्कोरिंग के अलावा भी इसके अंदर बहुत सीरियस कंटेंट है जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट करता है। अल्टीमेट निशाना साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है, सजा देनी है। बासित साहब ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि ये तो बात बड़ा उभर कर सामने आती है ना कि साबिक वज़ीर आज़म ने इसको पॉलिटिकल अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। जो मामला जहां तक था कि जिस दिन 27 मार्च को वो परेड ग्राउंड में खड़े थे और उन्होंने कहा ये खत है जो आया है, इस तरीके से बात का आगाज हुआ था। फिर ये जो स्पेशल मीटिंग है काबीना की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग में, उन्होंने, आपको याद होगा कि नाम अमेरिका के ले लिया। जिस तरीके से ये सामने आया है और अब इस मामले का रीसरफेस करना, व्हाई डू यू थिंक कि आजम खान गालिबन आपसे एक बैच या 2 बैच जूनियर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-4 बैच जूनियर है ना, तो आपकी थोड़ा बहुत जाहिर है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में उनसे बात भी हुई होगी या उनके किसी करीबी बंदे से बात हुई होगी, तो आप मुझे बताइएगा, वर दे एक्सपेक्टिंग कि यही साइफर वाला मामला आएगा? क्योंकि हमें तो कहा जा रहा था कि मदर ऑफ ऑल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने वाली है, कोई ऐसी चीज है जो तहस नहस कर देगी PTI निजाम को, तो ये वो मामला तो फिर साइफर का निकला। देखिए, साइफर का मामला भी सीरियस हो सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, डिपेंडिंग ऑन द इंडाइटमेंट, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में साइफर के हवाले से बड़े सीरियस प्रोसीजर्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, यहां तक कि आप ऑफिस से बाहर भी उस मैसेज को, साइफर मैसेज को लेकर नहीं जा सकते अपने साथ, अपने घर भी लेकर नहीं जा सकते। तो जो भारत, जो साबिक वज़ीर आज़म ने परेड ग्राउंड पे जो दिखाया था वो साइफर नहीं था, अलबत्ता इतना मैं जानता हूं, वो एक सादा कागज था जो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि ये जो साइफर मैसेज था काफी तफसीलन था, 7-8 सफ़े का मैसेज था ये। तो भारत, उन्होंने एक सिंबॉलिकली मेरे ख्याल में दिखाया लोगों को, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी तहकीकात होती हैं तो ये जो है, ये मामला एक लिहाज से बड़ा मुश्किल भी हो सकता है साबिक वज़ीर आज़म के लिए। सही। बासित साहब हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद हम उस लार्जर क्वेश्चन करेंगे कि क्या एग्जैक्टली चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म, उस वक्त कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हुई, या अमेरिका की जो पोस्चरिंग थी उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खान एडमिनिस्ट्रेशन, वो एग्जैक्टली किस किस्म की थी? बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहानी आगे बढ़ गई थी, कहानी साइफर से मूव ऑन कर चुकी थी, पास्ट बन चुकी थी, लेकिन कहानी को दोबारा जिंदा किया गया है। इसके जिंदगी में वापस आने का मकसद जो है वो अमेरिका को क्लीन चिट देना है, इमरान खान को पॉलिटिकली मजीद उनके खिलाफ तो और भी बहुत सारे मुकदमात थे, एग्जैक्टली यही मुकदमा दोबारा आजम खान जो है वो उनके 3-4 साल के जो सारे मामलात थे उस दौर में, उनमें से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके वो गवाह भी हो सकते थे, कोई और मामला भी आ सकता था। एग्जैक्टली ये साइफर वाला मामला 164 के बयान के नतीजे में ये सामने आया। एग्जैक्टली इसका क्या मकसद है, उस वक्त क्या हो रहा था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के वाकई हालात अमरीकी हुकूमत के साथ इतने खराब हो गए थे? बासित साहब, ये तो हमारे इल्म में है कि CIA, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशंस करती रही है, जिसका उसने खुद ऑफिशियली एतराफ किया है कि हाँ
हमने किया है, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स करती रही है, दुनिया के लीडर्स को मरवाने की कोशिश करती रही है। सिर्फ फिदेल कास्ट्रो के ऊपर जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किए हैं वो 8 हमले हैं जो CIA ने करवाए बहुत, हमने करवाए, कू करवाए। जो इंडोनेशिया का मामला है, साउथ अमेरिकन ममालिक, बहुत सारे ममालिक, 7 साल पहले। तो ये जरा हमें समझाएं कि एग्जैक्टली ये जो साइफर वाला मामला है, इसमें उस वक्त जब ये सारा कुछ लिखा गया क्या चल रहा था, खान साहब ने क्या ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से अमेरिका ने, जाहिर है डोनाल्ड डू ने मीटिंग तो की, ये तो सब खेल में है। देखिए, जहां तक मैं समझ पाता हूं, मुझे तो सच्ची बात है कोई अमेरिका की जानिब से कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में हमारे अंदरूनी मामला ज्यादा गंभीर हो गए थे, खास तौर पर एस्टेब्लिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान। मुझे तो वही एक कैटलिस्ट नजर आता है। ठीक है, अमेरिका को कुछ नाराजगियां होंगी, मैं नहीं समझता। अक्सर लोग बात करते हैं रशिया का विजिट तो बहुत पहले से प्लान था, और ये पहली बार नहीं है कि हमारे वजीर आजम रशिया गए हों। उससे पहले भी जितने भी सदूर थे या वजीर आजम थे वो जाते भी रहे हैं, तो उसमें भी मुझे कोई ऐसी डायरेक्ट लिंकेज नजर नहीं आती। मेरा ख्याल है कि हमारे अंदरूनी मामलात इस नहज तक पहुंच गए थे, और जो साबिक वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एक हवाले से कि कॉन्स्पिरेसी शायद यहीं बनी, वो एक्सपोर्ट हुई और फिर इंपोर्ट हुई, तो शायद वो ज्यादा मुझे लगता है क्रेडिबल लगती है वो सिचुएशन। लेकिन बासित साहब, 27 जून गालिबन 2021 साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इट इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक US टू प्रेशराइज कंट्रीज लाइक पाकिस्तान टू पिक साइड्स बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। ये भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो चल रहा था। उन्होंने CIA के चीफ विलियम जे बर्न्स से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उनको क्लाइमेट चेंज समिट में नहीं बुलाया गया, हमने समिट फॉर डेमोक्रेसी में जाने से इनकार कर दिया। हमारी जो पोस्चरिंग थी ऑकस अलायंस के हवाले से, क्वाड के हवाले से, वो बड़ी सख्त हो चुकी थी। वेंडी शर्मन का विजिट हुआ, उनसे मुलाकात करने से चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक्टूबर की 7-8 तारीख को इनकार कर दिया। ये सारी चीजें तो ये चल रही थी, तो जाहिर है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े खराब थे, और आपको नहीं लगता कि वो इस पे मुंतज हुए कि ये सारा मामला इस तरीके से अनफोल्ड हुआ, साइफर आ गया, डोनाल्ड डू ने मुलाकात की और कहा कि हम नहीं काम कर सकते खान के साथ? देखिए, सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी एक लिहाज से इमरान खान को कांटेक्ट नहीं किया, या उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का ये ख्याल था कि दुनिया भर को वो टेलीफोन कर रहे हैं तो मुझे भी कांटेक्ट करेंगे। मुझे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे एक बड़ा सख्त खत भी लिखा था हमारे सफीर को उस वक्त कि आप अभी तक एक टेलीफोन कॉल भी आप अरेंज नहीं करवा सके। तो वो साबिक वज़ीर आज़म एक्चुअली टेलीफोन कॉल का भी इंतजार कर रहे थे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो डिफरेंसेस आपने बताए हैं चाइना के साथ, देखिए अमेरिका को मालूम है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, ये कोई नई हकीकत तो नहीं है, ये तो पिछले कई दहाइयों से ये मामला चल रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुक एक ट्रांजैक्शन है, और हम कई बार जब से 2005 से न्यूक्लियर डील हुई है अमेरिका और भारत के दरमियान, उस शख्स हमें मालूम है कि हमारे और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अब नहीं हो सकती। कहीं कहीं हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो और कुछ मामला हो, बल्कि वहां भी कन्वर्ज नहीं करते, सच्ची बात पूछिए तो हमारे यहाँ इख्तिलाफात हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं, और बहरहाल एक लिहाज से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई दो गवर्नमेंट्स के दरमियान, और फिर ये इस नहज तक पहुंची कि डोनाल्ड डू को ये कहना पड़ा। सही। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है जो मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई राना सनाउल्लाह साहब की और अता तारड़ साहब की, जो इस सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कोर्स आप देख रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, आपको लगता है कि ये मामला उतना ही सीरियस है? आर्टिकल 6 भी बात हो रही है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी बात हो रही है, तो ये कितना इसका दायरा फैलाना पड़ेगा? एग्जैक्टली टू बी वेरी प्रिसाइज, कि क्या जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बैठे हुए अशखास, उनका इसमें शामिल तफ्तीश होना या बयान देना ज़रूरी है या नहीं है? उनका बयान देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ना, स्टेक होल्डर्स हैं। दूसरा, मैं इसके साथ साथ एक और बात करूं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही वाज एक्सट्रीमली श्रूड टू बिल्ड अप ए नैरेटिव। हालात ख़राब थे या नहीं थे, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अभी इंडिया ने विज़िट किया है मोदी साहब ने, तो उन्होंने क्या बयान दिया इस गवर्नमेंट के मौजूदगी में, जो
थोड़ी देर के लिए सोच रही है कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। बहुत सख्त स्टेटमेंट है, सख्त स्टेटमेंट आई है, तो उन्होंने किसी ने कोई बात नहीं की। बट आई बिलीव कि इमरान खान साहब वाज वेरी श्रूड कि आप उसको नैरेटिव बिल्ड करके सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ था, ही यूज्ड इट। जहाँ तक राना सनाउल्लाह या वो अताउल्लाह तारड़ साहब की बात हो रही है, दे आर बेसिकली दे आर नॉट टेलिंग यू द एक्चुअल स्टोरी। मुझे इनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि ये बातें करने की हद तक आ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्टिकल 6 इस मुल्क में एक बंदे पे लगा है, उस आर्टिकल 6 के केस का क्या हुआ, वी आर अवेयर ऑफ इट। आर्टिकल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अभी डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं टू गेट हिम आउट ऑफ इट, कि वो निकल जाएं। तो वजह ये हो रही है, मैं तो उस वक्त इनकी कार्रवाई को या इनकी बातों को या इनके नैरेटिव को या जो ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं सीरियस लूंगा जब ये प्रोसीजर के तहत कोई कंप्लेंट दाखिल करेंगे, इनको FIR मिलेगी और वो केस स्टार्ट होगा। बास साहब ने कहा इंडाइटमेंट तीसरा स्टेप है, लास्ट स्टेप है, बिल्कुल वो तीसरा स्टेप है। अभी मुझे पता नहीं चला, मुझे कम से कम ये तो बता दें भाई कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने आजम खान साहब ने स्टेटमेंट दी है उसका नाम ही बता दें भाई, ताकि हमें पता चले मुकदमा नंबर इसमें 164 की बयान आया है। तो मैं तो ईसा नकवी इनकी बातों को, आजकल की जो मीडिया पे बातें हो रही हैं या सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। मुझे नहीं लग रहा कि कुदरतुल्लाह साहब का नाम आ रहा है कि उनके सामने बयान दिया, देखिए ना वो दिया है तो मेरे भाई, वो लेकिन मुकदमे का नहीं होता, सेकंड स्टेप होता है भाई। 164 का बयान इस तरह आप नहीं दे सकते कि मुझे आप फोन करेंगे जी आके 164 का बयान दो और मैं अचानक आउट ऑफ द ब्लू निकल आऊं और 164 का बयान दे दूं। दैट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ FIR एंड सम सॉर्ट ऑफ मुकदमा नंबर। आप उठ के जाके 164 का बयान नहीं दे सकते। मदीन साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पे खिताब किया था 2 रोज पहले, उसमें उन्होंने कहा कि 10 रोज में मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, 10 रोज में जो है वो मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। आज हुकूमत इस मामले पर कि हमने साइफर बरामद करना है, ये सिर्फ बात की जा रही है या गवर्नमेंट इज एक्चुअली वेरी सीरियस, संजीदा है कि खान साहब को गिरफ्तार करना है और उनसे साइफर की कॉपी लेनी है? जी, $1 मिलियन सवाल है आपका। निगरान सेटअप को यूज़ किया जाएगा इमरान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से, चूँकि ये मौजूदा जो रजीम है ये गिरफ्तार करके इसका जो तमाम मलबा है अपने ऊपर नहीं डालना चाहती, और उसमें निगरान सेटअप में जो आने वाले वज़ीर दाखिला हैं उनका भी आपको इल्म है वो किस नाम पे गौर हो रहा है। तो ये बात सही है जो खदशा साबिक वज़ीर आज़म ने जाहिर किया कि इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, चूँकि लंदन से भी ख्वाहिश का इजहार था कि इस गंद को साफ़ किया जाए और इनको ज़ाहिर बात है मैदान को साफ़ किया जाए। अभी तक एक मरतबा एक गिरफ्तारी हुई और उसका नतीजा क्या निकला, कितना रिएक्शन आपके सामने आया, इस तमाम तर सूरत हाल में उनके गिर्द कानूनी घेरा तंग लेकिन करने अब तो उस रिएक्शन का कोई वो नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता कि 9 मई का अब वैसा रिएक्शन आएगा? जी, अब वैसा रिएक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन अब ये तय किया जा चुका है कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन अगर इसको कानून और आइन को फॉलो किए बगैर चलाया जाए या तो ये खुद एक्सप्लोड हो जाएगा और हुकूमत के गले पड़ेगा। लेकिन ये तयशुदा है कि आज या कल लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करना है और उनको इलेक्शन से पहले डिस्क्वालीफाई आज या कल बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं मतीन हैदर साहब। टुवर्ड्स द एंड बासित साहब कोई जरा हमें समझाएं, फरवरी मार्च का मौसम था, महीना था, ये 7 वाली कुर्सी पर आप बैठे हुए थे मेरे सामने और आपने कहा कि पंजाब में इलेक्शन नहीं होगा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होगा, और इमरान खान गिरफ्तार होगा, इमरान खान नाअहल होगा, ना 9 मई हुआ था, ना ये सब कुछ हुआ था, ना सुप्रीम कोर्ट वाले मामले आए थे। ये बासित साहब आप इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, अब जरा हमें बता दें कि अब क्या होगा। निगरान सेटअप आएगा, निगरान सेटअप कब तक रहेगा? निगरान सेटअप नवंबर तक रहेगा और उसके दरमियान मेरे ख्याल में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर देंगे जी। और एक हम पार्लियामेंट की तरफ हम जा रहे हैं और यही बिल्कुल मतीन साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया, मैं यही सिनेरियो बिल्ड होता देख रहा हूं। नहीं, आपको लगता है कि नवंबर में इलेक्शन होंगे? मेरा ख्याल है उससे बियॉन्ड शायद एक लिहाज से उसका जो इम्पैक्ट है वो शायद स्टेक होल्डर से भी अच्छा ना हो,
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि नवंबर तक इंतखाबात करवा देंगे और उसके नतीजे में वही सेटअप आएगा जो पहले भी हम देखते रहे, मोर ऑफ द सेम वाली बात है। तो किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बदकिस्मती के साथ नहीं जाएंगे, बट एक हंग पार्लियामेंट होगी, कोalition गवर्नमेंट होगी, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह वो सही राह पे रखते हैं। कुछ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ हमें बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म, चले आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ये बता दें कि सहाफ़ी होगा, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होगा, मईशतदान होगा, सियासतदान होगा, कानून दान होगा, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखता होगा। अब मेरे पास 3 की तो नुमाइंदगी मौजूद है, सहाफ़ी भी मौजूद है, लीगल फ्रेटर्निटी भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेट भी मौजूद है, मईशत दान कोई नहीं है। लेकिन बासित साहब, व्हाट्स योर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? मैं आपके बड़े पॉपुलर प्रोग्राम के तवज्जुह से अपना नाम पेश करता हूं। अब बासित साहब, अगर आप आ रहे हैं ना तो आप फिर मार्च से पहले नहीं जाएंगे। 2023 में फिर मुझे इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। बहरहाल मेरे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया। साइफर वाला मामला एक मरतबा फिर अनफोल्ड हुआ है और ये अब किस करवट बैठेगा। मतीन साहब तो ये कह रहे हैं गिरफ्तारी हो जाएगी चेयरमैन तरीके साहब की, आज नहीं तो कल, आई मीन इन द नियर फ्यूचर। इन नियर फ्यूचर जो है वो मतीन साहब ने फौरी अपना जो है वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट कर लिया। ये गिरफ्तारी होती है या नहीं, इसकी मजीद कितनी परतें खुलती हैं, ये अगले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। अब तक के लिए इतने, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।